साथ ही साथ जो रिपीटेटिव डीएनए का एनालिसिस जो है करने में ओसिन बेंडिंग जो पैटर्न जो है वो इन्होंने अपनाया। कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक डीएनए ये इन्होंने दिया था। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट कि विभेदन जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और रिप्रोडक्शन के दौरान गुणसूत्र की रासायनिक संगठन में परिवर्तन से संबंधित इन्होंने इस पे अध्ययन किया। तो प्रोफेसर ए के शर्मा से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अच्छा एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार प्रोफेसर ए के शर्मा जिन्हें पद्म भूषण 1983 में अवार्ड दिया गया, उससे सम्मानित किया गया, तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो हमें ये कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट जो है एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी जिसे हम कहते हैं, भ्रूण के विकास अथवा पादपों के जनन के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहां यदि हम देखें तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने इंडिया में इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोसेक के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, एम्ब्रियोलॉजी पे बहुत बड़ा काम किया, और इन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये इलेक्टेड हुए थे 1965 में। और इनकी एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म 1950। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का है। और यहां पर यदि हम देखें इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके सुपुत्र प्रोफेसर सतीश माहेश्वरी जिन्होंने पोलन कल्चर से संबंधित इनका कार्य है, और जिसे कई बार हम गुहा इन माहेश्वरी हम जानते हैं, तो उनमें ये इनके सुपुत्र हैं प्रोफेसर सतीश माहेश्वरी जी। नेक्स्ट जो है इकोलॉजी, बहुत बड़ी ब्रांच है इकोलॉजी, जिसमें हम जनरली अध्ययन करते हैं कि पादपों, जीवों और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, जो जीव जहां पर रहते हैं उसके एरिया का अध्ययन करते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसे आइकोस कहते हैं। आइकोस यानी हाउस, ठीक है, या ड्वेलिंग, और लोगोस यानी टू स्टडी, टू डिस्कस। तो ग्रीक वर्ड है इकोलॉजी। और यहां हम देखते हैं तो डिजोन जिन्होंने इंडिया के रेफरेंस में इकोलॉजिकल स्टडीज की थी, और भारत के रेफरेंस में यदि हम देखें तो प्रोफेसर आर मिश्रा का बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोफेसर आर मिश्रा। नेक्स्ट सलीम अली। सलीम अली एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है, इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है, पहले इंडियन है जिन्होंने अक्रॉस द इंडिया बर्ड का एक सिस्टमेटिक सर्वे किया। तो इनका सलीम अली का नाम जो है वो क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किनसे संबंधित है। ये भी आता हुआ कई बार लिखा हुआ कि ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ऑर्निथोलॉजी जिसमें बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, उनसे संबंधित सलीम अली, ठीक है। तो एनवायरमेंटलिस्ट है, एक प्रकृति विज्ञानी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी प्लांट की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी प्लांट ऑर्गन के फॉर्म्स, उसके फीचर की स्टडी की जाती है। तो बाह्य आकारिकी की जो स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इसमें चाहे वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है तो बाहर से इसका रूप, शेप एंड साइज की, और यदि इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो फिर अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फॉर्म की, उनके फीचर्स की स्टडी की जाती है। एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसी भी प्लांट पार्ट जो होता है उसके आंतरिक भागों का अध्ययन हम सेक्शन काटने के बाद में करते हैं, जिसे हम शारीरिकी कहते हैं। और एक बहुत बड़ा नाम जो है एन ग्रीव का लिया जाता है, और इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। हिस्टोलॉजी, जिसमें प्लांट या पादप उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रोफेसर वी पुरी, फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट है प्रोफेसर वी पुरी। तो उनका नाम जब आएगा इसका मतलब वो मॉर्फोलॉजिस्ट है, मॉर्फोलॉजी से संबंधित है। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पादपों के श्वसन, उनकी वृद्धि, उनके गति, उनके मेटाबॉलिज्म से संबंधित की स्टडी की जाती है। यहां यदि हम देखते हैं तो स्टीफन हेल्स
फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और जब हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो हम यहां पर जगदीश चंद्र बोस की बात करेंगे। इनका प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है। इनके अतिरिक्त जे जे चिनॉय, के नंदा, जीएस सिरोई। जीएस सिरोई पहले ऐसे व्यक्ति है जो अंटार्कटिका पे पहुंचे। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, बहुत बड़ी ब्रांच आनुवांशिक विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। और जेनेटिक्स जो है, यहां सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम किसका है, ग्रेगोर जॉन मेंडल का, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और साथ में जो प्लांट दिखाई दे रहा है, ये फली को हम पहचानते हैं, ये मटर की फली है, जिसे उद्यान मटर जो हम खाते हैं, उद्यान मटर। तो दो टाइप के मटर है, उद्यान मटर, जंगली मटर। उद्यान मटर का नाम है बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम, और जंगली मटर जो है वो है लेथाइरस ओडोरेटस। तो मेंडल का काम जो है वो पाइसम सेटाइवम पे है, उद्यान मटर पे है। अब ये बहुत बड़ी ब्रांच है, आगे जब इसका अलग से चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने यही प्लांट क्यों चूज किया, मटर प्लांट में से कौन से लक्षण थे जिसकी वजह से इन्होंने पादप को चुना, दूसरा इसमें कौन कौन से इन्होंने करैक्टर को चूज किया, क्या स्टडी की, क्या लक्षण इन्होंने लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो अलग आगे जो चैप्टर आएगा उसमें डिटेल रूप से पढ़ेंगे। यहां यदि हम देखते हैं कि जेनेटिक्स टर्म जो है, इसका मतलब क्या है कि वह ब्रांच जिसमें हेरिडिटी व वेरिएशंस की स्टडी की जाती है, यानी आनुवांशिकता का और विभिन्नताओं का अध्ययन जो किया जाता है। विभिन्नताओं से मतलब यह है कि वो आनुवांशिक विभिन्नताएं भी हो सकती है, म्यूटेशन के द्वारा क्रिएट हो सकती है, या फिर वो एनवायरमेंटल वेरिएशंस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट के द्वारा भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो है इसकी स्टडी जिस शाखा में की जाती है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। ये टर्म दी थी बेटसन ने, डब्ल्यू बेटसन ने ये टर्म दी थी, जेनेटिक्स टर्म बेटसन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन आता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल हम जानते हैं आनुवंशिकता के नियम दिए थे इन्होंने, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम जानते हैं। टीएच मॉर्गन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। और यहां जब हम इसमें आरपी रॉय की बात करते हैं, प्रोफेसर आरपी रॉय, और ये पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित है, फेमस इंडियन साइटोजेनेटिस्ट है, इंडियन साइटोजेनेटिस्ट प्रोफेसर आरपी रॉय। काम क्या है, कॉक्सिनिया इंडिका में जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया जो है उस पर उन्होंने चर्चा की और इनमें उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने डिस्कवर किया कि इस प्लांट में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होते हैं। साथ ही साथ एजिलोप्स का जीनोम एनालिसिस जो है वो भी इन्होंने प्रोफेसर आरपी रॉय ने किया। तो एक बड़ा नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये किस शाखा से संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है, या कौन सा कार्य जो है वो किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि टेक्सोनॉमी वर्ड और सिस्टमेटिक वर्ड, इन दो वर्ड का मीनिंग क्या है। टेक्सोनॉमी, टेक्सस यानी कि तो अरेंजमेंट, ठीक है। तो किसका अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो यहां टेक्सोनॉमी जो आ रहा है इसका मीनिंग यह है कि वह शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण किया जाता हो। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, वो टेक्सोनॉमी कहलाता है। और ये टर्म किसने दिया, एपीडी कंडोले ने टर्म दिया टेक्सोनॉमी, एपीडी कंडोले। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक की। सिस्टमेटिक का मतलब ये है टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। तो टेक्सोनॉमी तो आ गया, उसके साथ फाइलोजेनी को ऐड कर दें। फाइलोजेनी का मतलब यह होता है कि किसी भी जीव का उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी की जाए, ठीक है ना, तो वो फाइलोजेनी कहलाती है। तो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, तो जो उद्विकास से लेकर के अब तक का इतिहास जो है वो फाइलोजेनी प्लस टेक्सोनॉमी, दैट सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक एक ब्रॉड थिंग है, सिस्टमेटिक एक ब्रॉड थिंग है, और ये टर्म दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा सिस्टमेटिक टर्म दिया गया और टेक्सोनॉमी टर्म दिया है एपीडी कंडोले के द्वारा। और कैरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं या फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम इंडियन टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी के नाम से एच शांतापाउ को हम जानते हैं।
एच सांतापाउ, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है पेलियोबोटनी या पुरा वनस्पति विज्ञान, जिसमें जो जीवाश्मीय पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स प्लांट। और ये जो डायग्राम दिख रहा है जिसमें नाम लिखा हुआ है बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। तो यहां दो बड़े नाम है, प्रोफेसर बीरबल साहनी एंड प्रोफेसर डी पंत, फेमस इंडियन पेलियोबोटनिस्ट है। प्रोफेसर बीरबल साहनी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फादर ऑफ इंडियन पेलियोबोटनी के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इनके काम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवरी ऑफ ए फॉसिल क्लास, एक जो फॉसिल क्लास है किसकी? जिम्नोस्पर्म की, अनावर्त बीजी पादपों की फॉसिल्स क्लास, जुरेसिक पीरियड की वो क्लास थी और उस क्लास का नाम था पेंटोजाइली। कौन सी क्लास? पेंटोजाइली। कौन से प्लांट? जिम्नोस्पर्म्स। देखो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म थोड़े सरल है और आद्य है, एंजियोस्पर्म जो हम मानते हैं कि ये एडवांस है। तो उनसे अनावर्त बीजी पादप की एक क्लास पेंटोजाइली जो जुरेसिक पीरियड की थी, उनकी फॉसिल क्लास है ये, उसको डिस्कवर किया। कहां से किया? निपेनिया चैट इन राजमहल हिल्स ऑफ बिहार। तो बिहार के अंदर इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिल्स के बारे में, कि ये हिल्स किससे संबंधित है, राजमहल हिल्स किससे संबंधित है। तो उस समय राजमहल हिल का नाम आते ही पेंटोजाइली आना चाहिए दिमाग में। पेंटोजाइली आते ही हमें देखना है कि पेंटोजाइली जिम्नोस्पर्म है। किसने डिस्कवर किया? बीरबल साहनी ने। तो ये बिहार में स्थित है राजमहल हिल्स। और यहां पे जो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया, उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनिकल स्टडीज है, लखनऊ यूपी में 1946 में। लेकिन अभी ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, वह ब्रांच जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम काई कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली खांजी के नाम से जानते हैं। तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में फाइकोज एक ग्रीक वर्ड है। फाइकोज का मतलब होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार। हम जानते हैं कि इस अर्थ पर सर्वाधिक जल पाया जाता है और इस जल में प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में यही फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि समुद्रों में पाया जाता है। तो एल्गी तो बहुत बड़ा फील्ड है और इसका आजकल बायोडीजल में यूज किया जा रहा है। हमारे जितनी सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो सामग्री बनती है उसमें एल्गी का यूज होता है। एल्गी खाने में, कोस्टल कंट्री जितनी भी है उसमें खाने में यूज किया जाता है, उसकी चिप्स बनाई जाती है, कई सब्जी बनाने में काम में लेते हैं। तो एल्गी का मेडिसिन में यूज होता है। आजकल तो अंतरिक्ष में भी वहां पे क्लोरेला जाके उसको ग्रो कराया जाता है, उसको खाने में काम में लिया जाता है। यदि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो एल्गी में होता है। कौन सी एल्गी? स्पाइरुलिना, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन का परसेंटेज होता है। ठीक है, स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं अभी। तो एल्गी बहुत बड़ा एक फील्ड है, इस पे अलग से चर्चा हो सकती है किसी वीडियो में। ये टर्म जो है केरोलस लीनियस द्वारा दी गई, एल्गी टर्म केरोलस लीनियस के द्वारा दी गई। और जब हम एल्गी का नाम लेते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम आता है, एफ ई फ्रिच, फेल्जिन यूजिन फ्रिच। एफ ई फ्रिच जो है, इन्हें फादर ऑफ एल्गी के नाम से जानते हैं या फादर ऑफ फाइकोलॉजी। इन्होंने स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एक बुक लिखी है और पूरी एल्गी को 11 क्लासेज में डिवाइड किया था, 11 क्लासेज में, और ये बुक 2 वॉल्यूम में है। बहुत ही अच्छी तरह से एल्गी को इन्होंने पूरा क्लासिफाई कर रखा है। यदि हम एक फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो यहां पे हम बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और आरएस 2007 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है एमओपी आयंगर के नाम से। एमओपी आयंगर फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एक जीनस भी डिस्कवर किया फ्रीसेला। और टीवी देसिकाचार्य इन्हीं के स्टूडेंट है, थमारापू वेदांता देसिकाचार्य। और इनका नाम से एक जर्नल भी इन्होंने निकाल रखा, फाइकोस, फाइकोस जर्नल। और इनका एक मोनोग्राफ भी इसमें निकाला हुआ है, मोनोग्राफ, वो साइनोफाइटा के नाम से, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का मोनोग्राफ है, वो टीवी देसिकाचार्य के द्वारा। तो बात हम टीवी देसिकाचार्य के साथ साथ यदि हम दूसरे एल्गोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो प्रोफेसर एच डी कुमार, बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर एच डी कुमार, बीएचयू यूनिवर्सिटी से संबंधित।
प्रोफेसर आर एन सिंह बीएचयू यूनिवर्सिटी से संबंधित, और इनका काम जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोफेसर एस डी कुमार। तो पैरासेक्सुअलिटी की खोज जो है वो इन्होंने एनासिस्टिस निडुलेंस के अंदर की थी ब्लू ग्रीन एल्गा में। तो यहां नेक्स्ट यदि हम देखते हैं प्रोफेसर आर एन सिंह, प्रोफेसर आर एन सिंह ये इन्होंने काम किया था वो पेडी फील्ड्स में, नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी इन पेडी फील्ड्स, प्रोफेसर आर एन सिंह बहुत बड़ा नाम है। वाई भारद्वाज, ये प्रोफेसर वाई भारद्वाज जो है वो ये एफई फ्रीज के स्टूडेंट है। घोष पायोनियर एल्गोलॉजिस्ट है। पीकेडी, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो एल्गी के रेफरेंस में इंडियन एल्गोलॉजिस्ट का नाम लिया जाता है इनमें। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि आरएस 2007 में भी एमओपी आयंगर के बारे में पूछा गया था, फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया या फादर ऑफ एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये डायग्राम शो कर रहा है जिसे हम देख सकते हैं कि एल्गी जो हम चारों तरफ देखते हैं नदी नालों में, किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर जो ऊपर कवर रखता है पूरा, ये ब्लूम होता है, ब्लूम कहलाता है, एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं। और हाईली यूट्रोफिक कंडीशन जब होती है, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन जब होती है, तो एल्गी जो होती है वो पूरे में सरफेस पे कवर हो जाती है। ये जनरली कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो ये सरफेस पे जब ये कवर कर जाती है तो ये पूरे वाटर की बॉडी के इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है, क्योंकि जो लाइट होती है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो जब एल्गी सरफेस पे कवर कर जाती है और लग्जरिएंट ग्रोथ होती है तो ये कहलाती है एल्गल ब्लूम। और जब ये एल्गल ब्लूम है, शेवालिए प्रस्फुटन होता है इनका। और ये क्यों होता है? यूट्रोफिक कंडीशन के कारण, सुपोषण जो दशा होती है उस वाटर बॉडी की, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं, और न्यूट्रिएंट में स्पेशली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट होते हैं। जब नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है उस वाटर बॉडी में, तो वहां पे लग्जरिएंट ग्रोथ करती है एल्गी की और इस सरफेस पे कवर हो जाती है। तो जब कवर कर देगा तो लाइट अंदर नहीं जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो डिजोल ऑक्सीजन कम हो जाती है, बीओडी इंक्रीज हो जाती है, देन सीओडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एल्गल ब्लूम जो होती है वो कहलाती है। तो एल्गी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें अलग से चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो अब हम ये एक नॉर्मल सा इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंस, कि एल्गी जो होती है वो है क्लोरोफिलस, यानी ऑटोट्रोफिक है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस खुद करती है उसमें, ठीक है, और नॉन वास्कुलर प्लांट है। लेकिन जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस खुद नहीं करते हैं। तो जितनी भी फंजाई है, माइकोलॉजी एंड जिसमें फंजाई का स्टडी की जाती है, फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, जिसे हम फफूंद कहते हैं, कई बार अचार के अंदर लग जाती है, तो ये मृतजीवी भी होती है, ये परजीवी भी होती है, लेकिन स्वयं पोषी कभी नहीं होती, खुद भोजन नहीं बना सकती, ये हमेशा डिपेंड करती है, सड़े गले मृत पदार्थों पे होती है, तो वहां पे ग्रो करती है, या किसी के सेल में या उसके बॉडी में कवर एंटर करके वहां से भोजन प्राप्त करती है। तो फंजाई की स्टडी की जाती है, ये एक माइकिस वर्ड है, ग्रीक वर्ड, मशरूम इसका वर्ड का मीनिंग होता है, और इसका पादप काय माइसिलियम का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नॉर्मली प्लांट जो होते हैं वो कोशिकीय होती है, चाहे वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकियों से मिलकर बनी। यहां पे पादप कोशिकाओं के अंदर कवक तंतु होते हैं, और ये कवक तंतु जो होते हैं ये हाइफी और हाइफी कई सारे मिलकर के कवक जाल बनाते हैं, जिसे माइसिलियम कहते हैं, और इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फंजाई में एक क्लास है ऊमाइसिटीज, जो इसका अपवाद है, जिसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यहां पर पी एंटोनियो मिचेली, ये इनकी ये बुक है नोवा प्लांटेरम जेनेरा, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, और इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और यहां यदि हम बात करें एंटोन डी बेरी की, एंटोन डी बेरी जो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट जिसमें ईजे बटलर जिन्होंने फंजाई और उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार में इन्होंने स्टडी की, वर्क किया। सॉरी, इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से
ईजे बटलर को जाना जाता है। साथ ही प्रोफेसर केसी मेहता, प्रोफेसर केसी मेहता इनका बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट इन द प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के मैदानी क्षेत्रों में गेहूं में पैदा होने वाले रस्ट जो रोग होता है, डिजीज होता है, उसके वार्षिक जो प्रत्ययन होता है उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन बीजाणुओं पे अध्ययन किया था वो बीजाणु है यूरिडोस्पोर, और गेहूं में रस्ट रोग जो होता है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। और ये भी बता दें कि अपन ध्यान में आना चाहिए कि ये जो रोग होता है ये फंजाई होती है पक्सिनिया, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस के नाम से है इसका पूरा नाम। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस पे इन्होंने स्टडी की और यूरिडोस्पोर पे इन्होंने डिटेल रूप से स्टडी की थी। नेक्स्ट जो है वो है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी जो है जिसमें पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, पराग कणों का, और वहां पे नाम आता है बड़ा पीके के नेयर, पीके के नेयर जो फेमस इंडियन पेलिनोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी एंड जाइलोलॉजी, जिसमें ऐसी ब्रांच जिसमें श्रब्स एंड ट्रीज यानी झाड़ियों का और पेड़ों का अध्ययन किया जाता है वो डेंड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये एक अदर वर्ड है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है जिसमें पादपों की उम्र का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? उनकी वार्षिक वलयों को काउंट करके, एनुअल रिंग्स को काउंट करके पादपों की उम्र का पता लगाया जाता है, वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। स्पर्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सीड्स, जहां पर बीजों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ऐसे ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स हम देखते हैं कि जो नम और छायादार स्थानों में पाए जाने वाले होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं, ठीक है। और ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स की स्टडी की जाती है। ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइट्स, नाम आता है बड़ा हेडविग, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। और इंडिया के रेफरेंस में प्रोफेसर शिवराम कश्यप, एसआर कश्यप, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट है और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और साथ ही इन्होंने बुक लिखी थी, इनका काम जो था वो लिवरवर्ट्स पे था, तो इनकी बुक का नाम है लिवरवर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स। कई इन्होंने जो नए जेनरा जो है वो भी डिस्कवर किए, इसमें एडकस ओनिएला और स्टीफन ओनिएला, सोचिया, सिवार्डिएला, ये नए जेनरा जो है इन्होंने डिस्कवर किए। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इनसे संबंधित आते हैं, पूछे भी जाते हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इस लेक्चर या पुराने लेक्चर जो है, पिछला लेक्चर जो है उनसे संबंधित है, आप देखिएगा उसको, यूट्यूब चैनल पे है। और जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल जीव द्रव्य कला युक्त होता है? सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, एक ही क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सूत्रकणिका, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और एक लाइसोसोम। तो हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोहरी झिल्ली कोशिकाएं जो होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और ध्यान रहे इनमें लाइसोसोम ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल होता है। एक और डिफरेंस यदि हम इसमें अभी ध्यान दें, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कि इसमें एक और डिफरेंस इन चारों के अंदर, तीन जो है उनमें सेम है, एक में नहीं है। ये लाइसोसोम को छोड़ के बाकी तीनों के अंदर, इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इन तीनों के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, लाइसोसोम में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो ये अंतर हमें आने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी इसकी जगह यही होता है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसमें केंद्रक अम्ल नहीं होता, तो उसमें भी लाइसोसोम ही होता, क्योंकि बाकी तीनों में होता है। तो क्वेश्चन बनते हैं। तो पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। तो अब यहां देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण कहां होते हैं। सॉरी, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो गोल्जी काय जिसे हम पादप में डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है, इसका काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डिग्रेडेशन का काम करते हैं। और राइबोसोम इसका काम ये है प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, यहां पे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, चार है। तो हमने पहला ही लेक्चर में पहली स्लाइड जो थी हमारी वो एरिस्टोटल पे थी, अरस्तु पे।
जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया? 3-4 कई पुराने पेपर देखे मैंने, उसमें बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो पुरकिंजे है, क्योंकि ये टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने दी थी। तो ये आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा